नमस्कार। मर्म के इस सीरीज वीडियो में आपका स्वागत है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मर्म के सामान्य परिचय के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उदरगत मर्म, उर्गत मर्म और पृष्ठगत मर्मों का वर्णन करेंगे। और इसमें आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक एक मर्म के बारे में सारा वर्णन बताया गया है और उन पर आघात होने वाले लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। नमस्कार। हम लोग जो है इसमें लेक्चर के बारे में बात कर रहे थे मर्म पे। तो मर्म के प्रीवियस लेक्चर्स पे हम लोगों ने बात की थी, तो इसमें हम लोग मर्म का जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की थी और शाखागत मर्मों के बारे में हमने शुरू किया था। तो शाखागत मर्मों के बारे में मैंने सारी विस्तृत जानकारी दी थी और आज के लेक्चर में हम बात करना चाहेंगे उदर के मर्म और पक्ष के मर्म के बारे में। तो अगर हम उदर और उर के मर्मों के बारे में बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 12 बताई गई है। कैसे कैसे 12 बताई गई है, तो सबसे पहले हम कोष्ठ में नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। तो नीचे सबसे पहले गुद मर्म हो जाएगा, उसके बाद वस्ती मर्म हो जाएगा, उसके बाद नाभि मर्म, उसके बाद हृदय मर्म और उसके बाद वक्ष के 8 मर्म आ जाते हैं। तो वक्षों के 8 मर्म के बारे में मैंने जब कालांतर का डिस्क्रिप्शन किया था तभी बताया था कि वक्ष के 8 मर्म कौन कौन से हैं। 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, 2 स्तनमूल और 2 स्तनरोगी। इस प्रकार से यह 12 मर्म हो जाते हैं। एक गुद, एक वस्ती, एक नाभि, एक हृदय और 8 वक्ष के मर्म। तो अब हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, गुद मर्म के बारे में जानते हैं कि गुद मर्म क्या होता है। गुद मर्म में हमने जैसे कि पढ़ा था, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि तत्र वात वर्जो निरस्नम स्थूलांतरम प्रतिबद्धम गुद नाम मर्म तत्रापि सद्यो मर्णम। इसको गुद मर्म के बनाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि मैंने सद्य प्राणर मर्म जब बताया था तो गुद, हृदय, वस्ती, नाभि इन सब का वर्णन सद्य प्राणर में किया था। तो हम ये बात माइंड मेकअप करके चलते हैं कि जब ये मर्म हम बता रहे हैं तो सद्य प्राणहर अर्थात इन पर जब भी आघात होगा तो सद्य प्राणहर में आने के कारण इनकी मृत्यु होती है। तो गुद मर्म में हम बात कर रहे हैं तत्र वात वर्जो निरसनम अर्थात वात वर्ज, वर्ज अर्थात मल। तो वात और वर्ज इनको निकालने वाला स्थूलांतर प्रतिबद्धम, जो स्थूलांतर से प्रतिबद्ध है, गुद नाम मर्म, इसको गुद मर्म कहते हैं। तत्रापि सद्यो मरणम, और यहाँ पर आघात होने से मृत्यु होती है। यह सद्य प्राणहर मर्म के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आते हैं हम वस्ती मर्म। अब गुद के ऊपर आते हैं वस्ती मर्म। तो वस्ती मर्म के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा है अल्पमांस शोणितयो, अर्थात अल्पमांस और जो शोणित युक्त हो, शोणित अर्थात रक्त युक्त हो, तो अल्पमांस शोणित हो जिसका आभ्यंतरतः कट्याम, आभ्यंतरतः कट्याम, आभ्यंतर मीन्स अंदर, कटी के अंदर जो स्थित हो, मूत्राशय वस्ती नाम, ऐसे मूत्र आशय को अर्थात जहाँ पे मूत्र का आशय हो उसे वस्ती कहते हैं। तत्रापि सद्यो मरणम अश्मरी व्रणादृते, अर्थात मृत्यु यहाँ भी होती है, यहाँ पर आघात होने से मृत्यु होती है अश्मरी व्रणादृते। सभी जगह मतलब सिर्फ एक अश्मरी ही ऐसा है कि यहाँ पर अश्मरी अगर प्रेजेंट है तब मृत्यु नहीं होती है, अदरवाइज मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वस्ती को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर अश्मरी दोनों तरफ हो जाती है तो मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद तीसरा हम आते हैं नाभि। तो सबसे पहले गुद हो गया, उसके बाद वस्ती हो गया, उसके ऊपर नाभि। तो नाभि के लिए बताया गया है आम पक्वाशयो मध्य, अर्थात आमाशय और पक्वाशय के मध्य में जो स्थित होता है वह सिरा प्रभवा नाभि नाम, जहाँ पे सिरा का प्रभव है, सिरा का उद्गम है, उसको नाभि कहते हैं। तत्रापि सद्यो मरणम, इसको जो है वो नाभि मर्म कहा गया है। अब उसके ऊपर आता है हृदय। हृदय के बारे में कहा गया है कि स्तन्यो मध्यम अधिष्ठायो उरस्य आमाशये द्वारम सत्व रजस तमसाम अधिष्ठानम हृदयम नाम मर्म तत्रापि सद्यो मरणम, अर्थात स्तन्यो मध्यम अधिष्ठायो, 2 स्तनों के मध्य में
अधिष्ठित होता है, स्थित रहता है। उरस्य आमाशय द्वारम, उर में, अर्थात उर में स्थित होता है। और आमाशय द्वारम, यह आमाशय के द्वार के पास होता है। सत्व रजस तमसाम अधिष्ठानम, अर्थात यह वह मर्म है जहाँ पर सत्व रज तम इनका अधिष्ठान होता है। ऐसे मर्म को हृदय मर्म कहा गया है। और तत्रापि सदैव मरणम, अर्थात यहाँ पर आघात होने से मृत्यु होती है। अब हमने बता दिया कि गुदमर्म, उसके ऊपर वस्ती, उसके ऊपर नाभि और उसके ऊपर हृदय मर्म। तो ये 4 मर्म हो गए। और उसके ऊपर अब हम आते हैं वक्ष के मर्म के बारे में। तो वक्ष के मर्म सबसे पहले स्तनमूल, फिर स्तनरोहित, फिर अपलाप और फिर अपस्तंभ। तो सबसे पहले अपलाप, सबसे पहले स्तनमूल। तो स्तनमूल में हम बात करते हैं स्तन्यो अधस्ताद द्वय अंगुलम उभयतः, अर्थात स्तन के 2 अंगुल नीचे, उभयतः दोनों तरफ, स्तन्यो अधस्ताद द्वय अंगुलम उभयतः स्तनमूले, तत्र कफ पूर्ण कोष्ठतया काश्वासाभ्यम म्रियते, अर्थात कि स्तन के दोनों तरफ नीचे स्तनमूल मर्म होता है। और यहाँ पर जब भी आघात होगा तो कफ पूर्ण कोष्ठता, अर्थात वह कोष्ठ जो है वो कफ से भर जाएगा। का श्वासाभ्याम म्रियते, और का श्वास होकर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसको कालांतर प्राणहर मर्म में रखा गया है। चारों ही मर्म को, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ को कालांतर प्राणहर मर्म में रखा गया है। जैसे कि बताया था वक्षो मर्माणी सीमंत तल क्षिप्रेंद्र वस्तया। तो अब उसके बाद आते हैं स्तन रोहित मर्म। स्तन रोहित मर्म स्तन चुचुकियो ऊर्ध्वम द्वय अंगुलम ऊर्ध्वम उभयतः, अर्थात स्तन चुचुकियो अर्थात निपल्स की बात हो रही है। तो निपल्स के ऊपर ऊर्ध्वम द्वय अंगुलम उभयतः, द्वय अंगुलम 2 अंगुल ऊपर, स्तन रोहितो तत्र लोहित पूर्ण कोष्ठतया काश्वासाभ्यम म्रियते, अर्थात यहाँ पर भी आघात होने से निपल्स के दोनों ओर ऊपर की तरफ स्तन रोहित मर्म होता है। और यहाँ पर आघात होने से लोहित पूर्ण कोष्ठतया, अर्थात जो कोष्ठ है, जो वहाँ की कैविटी है, वो रक्त से भर जाती है। काश्वासाभ्यम च म्रियते, और पेशेंट की डेथ काश्वास के होने की वजह से हो सकती है। अब स्तनमूल, स्तन लोहित के बाद आते हैं अपलाप मर्म पे। इसमें आता है अंशकूटियो अधस्तात् पार्श्वोपरि भागयो अपलापो नाम तत्र रक्तेन पूयभाव गतेन मरणम, अर्थात अंशकूट अधस्तात्, अंशकूट के नीचे, पार्श्वोपरि भागयो अर्थात पार्श्व के ऊपरी भाग में, अंशकूट के नीचे और पार्श्व के ऊपरी भाग में अपलाप मर्म स्थित रहता है। और यहाँ पर आघात होने से रक्तेन पूयभाव गतेन, अर्थात जो रक्त है वह पूयभाव में आ सकता है, पस फॉर्म में हो सकता है, और इसके होने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु कालांतर में हो सकती है। अब इसके बाद अपस्तंभ मर्म। अपस्तंभ मर्म के बारे में कहा गया है कि उभयत्र उरसो, उभयत्र उरसो अर्थात उर में दोनों तरफ, उभयत्र उरसो नाड्यो वातवहे, वातवह वाली जो नाड़ियां होती हैं, अपस्तंभो नाम तत्र वात पूर्ण कोष्ठया काश्वासाभ्याम च म्रियते, अर्थात यहाँ पर आघात होने से वात पूर्ण कोष्ठता, कोष्ठ वात से पूर्ण हो सकता है, और आघात होने से काश्वासाभ्याम च म्रियते, काश और श्वास होकर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से यह टोटल मर्म 12 हो जाते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले गुद मर्म बताया था जो संख्या में 1 था, उसके ऊपर वस्ती मर्म 1, उसके ऊपर नाभि मर्म 1 जो सिरा प्रभव कहा गया है, उसके ऊपर हृदय जो सत्व रज तम का अधिष्ठान कहा गया है, यह भी संख्या 1, और उसके ऊपर स्तनमूल, स्तनरोहित, स्तनमूल पर आघात होगा तो कफ पूर्ण कोष्ठता होगी, और स्तनरोहित पर आघात होगा तो लोहित पूर्ण कोष्ठता होगी। और अपस्तंभ अपलाप, अपलाप में रक्तेन पूयभावगतेन हो जाएगा, और अपस्तंभ में आघात होने पर वात पूर्ण कोष्ठता और साथ में काश्वासों के व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब इसके बाद हम पृष्ठ मर्मों की बात करते हैं। तो पृष्ठ मर्म में हम जैसे कि कुकुंदर, कटिक तरुण, नितंब, पार्श्वसंधि, बृहति, इन सब मर्मों के बारे में, अंशकूट, अंशफलक और अंश, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यह टोटल मर्म 14 होते हैं। संख्या वैसे नाम के अनुसार 7 होते हैं, और दोनों तरफ चूंकि पाए जाते हैं तो उस हिसाब से ये 14 मर्म हो जाते हैं। सबसे पहले कटिक तरुण। तो कटिक तरुण के बारे में कहा गया है, तत्र पृष्ठवंशम उभयतः प्रतिश्रोणी कांडम अस्थिनी कटिक तरुणे। तो इसमें कहा गया है कि
पृष्ठवंशम उभयतः अर्थात पृष्ठवंश के दोनों ओर, प्रतिश्रोणी कांडम जो श्रोणी कांड बताया गया है, प्रतिश्रोणी कांडम अस्थिनी जो श्रोणी कांड बताया गया है, उसी में कुकुंदर मर्म पाया जाता है। तत्र शोणित क्षयात पाणु विवर्णो हीन रूपश्च म्रियते, और यहाँ पर आघात होने से शोणित क्षयात, शोणित मतलब रक्त, क्षय मतलब क्षय, रक्त के क्षय होने से, पांडु विवर्ण होने से, हीन रूपश्च म्रियते, हीन रूप होके व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब आता है कुकुंदर मर्म। कुकुंदर मर्म के बारे में कहा गया है पार्श्वयो जघन बही भागे, पार्श्वयो जघन बही भागे अर्थात पार्श्व में जघन के बही भाग में बाहर की तरफ पृष्ठवंशम उभयतः, पृष्ठवंश के दोनों ओर कुकुंदरे, कुकुंदर नामक मर्म प्रेजेंट रहता है। तो पार्श्व जघनियो बही भागे पृष्ठवंशम उभयतः कुकुंदरे तत्रापि तत्र स्पर्श अज्ञानम, स्पर्श अज्ञानम अधः काय चेष्टा उपघातश्च, स्पर्श अज्ञानम अर्थात वहां पर आघात होने से स्पर्श का अज्ञान, वहां पे स्पर्श नहीं प्रतीत होगा, और अधः काय चेष्टा उपघातश्च, और अधः काय यानी नीचे के पार्ट्स का, पैर का, लोअर लिम्स का, चेष्टा उपघातश्च वहां की चेष्टाओं का उपघात अर्थात चेष्टा का नाश हो सकता है। अब इसके बाद नितंब नामक मर्म, नितंब मर्म में कहा गया है श्रोणी कांडयो उपर्य आशय आच्छादनो पार्श्वांतर प्रतिबद्ध, श्रोणी कांड के ऊपर पार्श्वांतर प्रतिबद्ध, पार्श्वांतर प्रतिबद्ध मतलब पार्श्व से लगा हुआ रहता है श्रोणी कांड के ऊपर, और आशय को आच्छादन करने वाला अर्थात आशयों के द्वारा ढका रहता है, यह नितंब नामक मर्म है। यहाँ पर आघात होने से तत्र अधः काय शोषण दौर्बल्याच्च मरणम, अधा काय शोषण मतलब कि जो नीचे के पार्ट है, अधा काय जो नीचे का पार्ट है वह शोषण अर्थात वहां पे शुष्कता आ सकती है, दौर्बल्यता हो सकती है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब आते हैं पार्श्व संधि मर्म के बारे में। अधः पार्श्वांतर प्रतिबद्ध अर्थात अधः पार्श्वांतर पार्श्व के नीचे, जघन पार्श्वयो मध्य, जघन और पार्श्व के मध्य में, तिर्यक ऊर्ध्वम च जघने, जघन के तिर्यक और ऊर्ध्व में यह मर्म लगा रहता है पार्श्व संधि, और इस पर आघात होने पर तत्र लोहित पूर्ण कोष्ठतया म्रियते अर्थात यहाँ पर लोहित पूर्ण कोष्ठतया, यहाँ पर रक्त से पूर्ण हो सकता है कोष्ठ और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से यह पार्श्व संधि मर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं बृहति मर्म। बृहति मर्म के बारे में कहा गया है स्तन मूलाद ऋजु उभयतः पृष्ठवंशस्य बृहत्यो नाम मर्म। स्तन मूलाद ऋजु उभयतः अर्थात जो स्तन मूल मर्म मैंने बताया था, तो उसी के सीध में स्तन मूलाद मर्म पीछे जाएंगे, तो स्तन मूलाद ऋजु उभयतः अर्थात स्तन मूल के सीध में उभयतः पृष्ठवंशस्य, पृष्ठवंश के दोनों ओर बृहत्यो नाम मर्म, बृहति नामक मर्म प्रेजेंट होता है। तत्रापि यहाँ पर आघात होने पर शोणित अति प्रवृत्ति निमित्तई अर्थात शोणित की अति प्रवृत्ति होती है, रक्त का अति मात्रा में गमन होता है, निर्गमन होता है, उपद्रवई म्रियते, और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू उपद्रव होता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और अब उसके बाद दोनों लास्ट मर्म आते हैं अंशफलक और अंश। तो इसमें आते हैं पृष्ठोपरि पृष्ठवंशस्य उभयतः त्रिक संबद्धे पृष्ठ अंशफलको नाम मर्म अर्थात पृष्ठ पीठ के ऊपर, पृष्ठो ऊपरी पृष्ठवंशम, यहाँ पर पृष्ठवंश में दोनों ओर त्रिक संबद्धे अर्थात त्रिक से संबंधित रहता हुआ मर्म ये अंशफलक नाम मर्म है। और यहाँ पर आघात होने से तत्र बाहु स्वाप शोषौ अर्थात बाहु की शुष्कता हो जाती है। तो इस प्रकार से यह अंशफलक मर्म है। और अब उसके बाद हम लास्ट मर्म आते हैं बाहु ऊर्ध्वम ग्रीवा मध्य अर्थात बाहु के ऊर्ध्व में ग्रीवा मध्य और ग्रीवा के मध्य में अंशपीठ स्कंध निबंधनाओ अर्थात अंशपीठ और स्कंध को बांधने वाला मर्म, इन दोनों के बीच का मर्म अंश मर्म कहलाता है। और यहाँ पर आघात होने से तत्र स्तब्ध बाहुता, यहाँ पर बाहु में अर्थात हाथ में स्तब्धता आ जाती है। इस प्रकार से ये सारे मर्म बताए गए हैं। तो पृष्ठ में कौन कौन से मर्म आ जाएंगे हमारे, पीछे की तरफ कटिक तरुण आ जाएगा, उसके ऊपर
कुकुंदर आ जाएगा, उसके ऊपर नितंब मर्म आ जाएगा, उसके ऊपर पृष्ठ पार्श्व संधि मर्म, उसके ऊपर वृहति मर्म और लास्ट में सबसे ऊपर आ जाता है अंशफलक और अंश मर्म। इस प्रकार से ये 7 मर्म हो जाते हैं और 7 मर्म चूंकि दोनों तरफ प्रेजेंट है तो टोटल मिला के इनकी संख्या पृष्ठ मर्म की 14 हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि उदर मर्म, उर के मर्म और पृष्ठ के मर्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसको क्लिक करें ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।